कमीशन की तरफ से ये बयान आया है कि जी बकवास करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि कमिश्नर का किरदार नहीं होता, सेठी साहब होता है। हाँ अच्छा, चले उन्होंने कहा, मैं इस पे आता हूँ हाँ। कि किरदार कमिश्नर का नहीं होता, तो याद दिलाइएगा, इस पर मैं कमेंट करूँगा। उसके बाद पंजाब के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं आमिर मीर साहब, उन्होंने कहा ये पागल है, खिसके हुए। हाँ खिसका हुआ है। राना सनाउल्लाह ने भी इशारा किया है कि ये खिसका हुआ है, मेंटली इल है। और मुख्तलिफ वीलॉगर्स ने बहुत से इल्ज़ाम लगाए हैं। कोई कहता है कि ये इनके तल्लुकात हैं किसी प्रॉपर्टी टाइकून के साथ, गालबन मलिक रियाज साहब का की तरफ इशारा है। उन्होंने तरदीद भी कर दी। हाँ। कोई कहता है कि इनका ताल्लुक मियाँ असलम के साथ हैं, जो कि पीटीआई ने नामजद किए हैं एज सीएम पंजाब। कोई कहता है कि इनके बेटे की शादी भी हाल ही में हुई है और उसने किसी यहूदी खातून के साथ शादी की है और इसका ताल्लुक यहूदी लॉबी के साथ है जो इमरान खान के साथ है, या आउटसाइड पाकिस्तान, और शायद उधर से कोई प्रेशर आया है या इंसेंटिवाइज किया गया है या मोटिवेट किया गया है। ये सारी बातें इस वक्त चल रही हैं। उन्होंने मेंशन किया ना कि ओवरसीज़ का भी मुझ पे बड़ा प्रेशर और ख़ुद उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात भी की है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। फिर यहाँ तक ये भी बात चल रही है कि इनके ऊपर एंटी करप्शन डीजी एंटी करप्शन, उन्होंने भी फाइलें खोली हुई हैं, कुछ अरसे से फाइलें खोली हुई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक कमिश्नर की हैसियत से जो इनकी दौलत है, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कितनी दौलत है। और इनकी रिटायरमेंट सर पे आ गई है तो इनको बड़ा गुस्सा था कि मेरी प्रमोशन नहीं हुई 20 to 21 ग्रेड, तो इसलिए इन्होंने फिर भड़ास निकाली है, बिकॉज इनके उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया है। वो जैसे अफजल खान उनके साथ वो मैं आता हूँ अफजल खान पे भी, कि वो अफजल खान साहब का बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया कि वो भी एक केस है जो कि 2013 में हुआ था। वो केस क्या था वो वी कैन डिस्कस इट। तो इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि टाइमिंग, अब टाइमिंग जो है वो उसके अंदर आप देखें कि इस सिलेक्शन के ऊपर जो सवालिया निशान खड़े हुए, शुरू में पीटीआई ने बात की, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बात करनी शुरू कर दी। और इनिशियल जो कमेंट्री आ रही थी वो इतनी सख्त नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता वो इंटरनेशनल कमेंट्री और जो है वो सख्त होनी जा रही है। इवन अमेरिका जिसने शुरू में वो ख़ास रिमार्क्स नहीं पास किए थे, उन्होंने भी फिर अब कहना शुरू कर दिया कि ये तो बड़ा कोई गड़बड़ लग रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यूरोपियन कम्युनिटी ने, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने, सारे HRCP ने भी आज बयान आ गया, उनका भी लोकल है, मगर बाकी सारे इंटरनेशनल पेपर्स जिनके जर्नलिस्ट यहाँ आए हुए हैं, सब ने ही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ये इलेक्शंस फेयर नहीं है, फ्री नहीं है। मगर जो आखिरी 2 दिन में जो हुआ है, किस्म का क्लाइमैक्स हुआ है, वो ये हुआ कि पीटीआई ने पहले तो सोशल मीडिया के ऊपर फॉर्म 45 लगा रहे थे और बातें कर रहे थे, और उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमाकेदार स्पीचेस भी हुई हैं, कुछ उन्होंने एविडेंस प्रेजेंट करने की कोशिश की है, मेरे मुताबिक कोई ख़ास एविडेंस प्रेजेंट नहीं की, मगर एक क्लाइमैक्स की तरफ बढ़। उसके बाद फिर एक अनाउंस कर दिया कि हम एक एहतजाज शुरू कर रहे हैं, और मुल्क के अंदर एहतजाज सिर्फ पीटीआई ने आज नहीं किया, 2 दिन से बलूचिस्तान में भी चल रहा है, सिंध में भी एहतजाज हो रहा है। फिर ये मौलाना साहब आ गए, वो कूद पड़े हैं, उन्होंने जिनका कोई जवाब नहीं बनता। वो पीटीआई वाले कहते हैं कि इलेक्शन रिगिंग हुई है और मौलाना कहते हैं इलेक्शन रिगिंग हुई है। पीटीआई इल्ज़ाम किसके ऊपर लगा रही है? पीटीआई तो जीती है केपी में, तो मौलाना का इल्ज़ाम अगर इलेक्शन रिगिंग हुई है तो क्या पीटीआई के हक में हुई है? तो वो भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या लोग लगे हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम लगाने, मतलब कोई रैशनैलिटी और कोई लॉजिक तो समझ नहीं आती। तो क्या हो रहा है बताएं ना। तो अब ये है कि इस सारी सिलसिले के अंदर जबकि मलबा जो है वो बन रहा है, किस्म की बॉइलिंग पॉइंट पे आ रहा है, और ये अब कमिश्नर साहब जो हैं इनकी ये बयान आ जाता है। और ये नहीं है कि कोई पटवारी है या कोई RO है किसी इधर उधर का, इट्स कमिश्नर ऑफ अ होल डिवीज़न। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जी कमिश्नर का तो कोई रोल नहीं है। कुछ वीलॉगर्स भी यही लगे हुए हैं कहने कि कमिश्नर का क्या रोल होता है इलेक्शन, ये तो ROs होते हैं और इलेक्शन कमीशन होती है और फॉर्म 45 है, तो इसमें व्हाट इज़ दी रोल ऑफ द कमिश्नर? कोई रोल होता नहीं है इसमें। कैसे रिजल्ट चेंज? कुछ लोग कहते हैं कि जी एडमिनिस्ट्रेशन का तो रोल होता ही होता है, तो मगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। अब मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ एक इलेक्शन में 2013 में, तो मुझे कुछ थोड़ा सा इल्म है कि ये कैसे क्या क्या रोल्स मुख्तलिफ होते हैं।
आज मैं सिर्फ ये एक तरफ इशारा करना चाहूँगा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिवीज़न के अंदर एक इंटेलिजेंस कमेटी बनती है ओके। जो मॉनिटर करती है इलेक्शंस को। अच्छा। इस सिलेक्शन, ये जो इंटेलिजेंस कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी, ये इसके अंदर आईएसआई के लोग होते हैं, इसके अंदर आईबी के लोग होते हैं, ठीक। इसके अंदर स्पेशल ब्रांच के लोग होते हैं, इसके अंदर डीपीओ होता है और इसके अंदर डिप्टी कमिश्नर होता है। अच्छा। कमिश्नर नहीं होता, डिप्टी कमिश्नर होता है। आरओज नहीं होते, मगर ये सब होते हैं। ओके। और ये सारा वक्त डिस्कशंस चल रही होती है और मॉनिटरिंग हो रही होती है कि क्या कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं अच्छा। हो रहा। बनाई तो इसलिए जाती है कि कोई गड़बड़ ना हो, मगर क्योंकि ये कमेटी बड़ी पावरफुल कमेटी है, तो गड़बड़ अगर चाहे ये कमेटी तो गड़बड़ भी कर सकती है। अब कैसे गड़बड़ कर सकती है? कैसे? गड़बड़ तो सिर्फ आरओ के ज़रिए हो सकती है ना, या प्रिजाइडिंग अफसरों के ज़रिए हो सकती है। तो अब ऐसे केसेस भी होते हैं कि जब अगर कोई रिगिंग शिगिंग करनी हो कहीं और ये कमेटी जो है ये फैसला करे कि जी हाँ हमने कुछ करना है, तो जाहिर है फिर आरओ के जरिए ही होता है ना जी। फिर आरओ को बुला के समझाया जाता है कि जी ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो मेरे इल्म में ऐसे है कि एक आध ऐसी जगह मतलब सिचुएशंस ऐसी हुई हैं जहाँ आरओज को बुला के समझाया गया है कि ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना। और ये भी मेरे इल्म में है कि एक आध आरओ ने रिफ्यूज़ भी कर दिया है कि नहीं, और फिर उसकी क्लास ली गई है। अब मैं इससे ज़्यादा